गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं अपने आज के नए टॉपिक के साथ। हम अगर कभी सोचें तो बड़ी हैरानी का विषय है कि कोई तो वो पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने ज़मीन में बीज बोने के बारे में सोचा होगा। हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, कोई तो होगा जिसने पहिया बनाने के बारे में सोचा होगा, उसके बाद गाड़ी बनाने के बारे में सोचा होगा। आज हम देखते हैं कि जगमगाहट है, हर तरफ पंखा चलता है, बिजली चलती है, बल्ब से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितने वेरिएशन आ गए हैं लाइट के उसमें ही। तो अगर कोई ना सोचता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। म्यूजिक के बारे में सोचो, AR रहमान जिनको हम जानते हैं कि बहुत अलग किस्म का जो संगीत है वो बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है ना? क्या ऐसा मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर लोग इस तरीके से सोच रहे हैं? अलग, यूनिक, किसी ने सोचा नहीं। बिजली बना दी, किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई एक व्यक्ति था, उसने सोचा और उसने ये सोचा कि अब रात में रोशनी क्यों नहीं हो सकती है, और वो रोशनी अलग तरीके से क्यों नहीं हो सकते, उसने सोचा। तो ये जो अलग सोच है, इसको हम एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया हुआ है साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता, यानी कि सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, यानी कि बिल्कुल अलग तरीके से सोचना। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है नए तरीके से और बिल्कुल ही यूनिक तरीके से, अनूठे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, कोई कार्य करता है, कोई यंत्र बना देता है, काम करने के तरीकों में चेंज कर देता है। जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, मोबाइल फ़ोन में क्या हम में से कभी किसी ने सोचा होगा कि चलता फिरता टीवी हमारे पास होगा, चलता फिरता ऐसा होगा, हमारे कैमरे की ज़रूरत नहीं रहेगी अलग से ख़रीदने की, हमारे हाथ में ही हर वक्त कैमरा रहेगा और हम खींच लेंगे। ये किसी की सोची हुई क्रिएटिविटी है, उसने सोचा। क्या ये काम ऐसे नहीं हो सकता? यानी कि क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जिसमें व्यक्ति उस तरीके से कार्य करने के बारे में सोचता है जिसके बारे में कोई और नहीं सोचता। वो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों में वो कनेक्शन देख लेता है जो दूसरा नहीं देख पाता है। वो सॉल्यूशन सोच लेता है जिसके बारे में कोई जो दूसरा व्यक्ति है वो नहीं कर सकता। वो फ्रेश आइडिया, यानी कि वो फ्रेश आइडिया और फ्रेश सॉल्यूशन के साथ जो है वो निकल के आता है। तो क्या क्रिएटिविटी सिर्फ म्यूज़िक के फील्ड में हो सकती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकती है? क्या किसी और फील्ड में नहीं हो सकती? क्रिएटिविटी हर फील्ड में संभव है। तभी तो आप ये देख रहे हो ना कि पढ़ाई लिखाई में अब किसने सोचा था कोरोना से पहले कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, है ना? किसी ने सोचा, ऐप बनाई, ज़रूरत पड़ी, लोगों ने सोचा और अलग अलग तरीके से जो हैं वो क्लासेस ली जा रही हैं। तो ये किसी की तो सोच का नतीजा है जो इस तरीके से काम हो रहा है। यानी कि क्रिएटिविटी क्या है? जब चीज़ों को नए तरीके से, जब उसमें नवीनता होती है और ओरिजिनलिटी मतलब किसी के जैसा नहीं है, वो बिल्कुल नया है। पर क्या क्रिएटिविटी वही है जिसमें हम कहें कि, यानी कि क्रिएटिविटी न्यू होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो ओल्ड कंसेप्ट्स हैं, अगर उनमें बदलाव कर दिया जाए, जो ओल्ड कंसेप्ट्स हैं, ओल्ड काम करने के तरीके हैं, अगर उनमें बदलाव कर दिया जाए, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स थे, आपने क्या किया? चेंज कर दिया। ऐसे तरीके से चेंज किया कि दूसरों को पता नहीं लगा। जैसे कि बल्ब आया, बल्ब से फिर अलग अलग तरह की जो हैं वो ट्यूब लाइट्स, LED, CFL ये चल पड़ी हैं। तो ये क्या है?
पुराने कॉन्सेप्ट को बदल दिया है, तो ये भी पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से पेश करना जिसने कि नहीं किया था, तो वो भी क्रिएटिविटी के अंदर आता है। तो क्रिएटिविटी में नया होना, ये चेंज हो गया तो नया हो गया, प्लस ओरिजिनल, वो आपका अपना ओरिजिनल है, किसी दूसरे के जैसा वो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी को इफेक्टिव सरप्राइज के नाम से भी जानते हैं। देयर इज अ पर्सन, वी कैन से ब्रूनर। Brunner is a person who called creativity as effective सरप्राइज। इफेक्टिव सरप्राइज यानी कि वो इतना प्रभावशाली है कि सभी लोगों के ऊपर क्या है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्रूनर ने क्रिएटिविटी को क्या कहा है, ब्रूनर ने क्रिएटिविटी को इफेक्टिव सरप्राइज कहा है, जिसको लोग जो हैं वो अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं हैरान हो जाते हैं, दूसरों लोगों के लिए अचंभे का विषय है, अरे ऐसे भी हो सकता था, किसने सोचा था कि हम जो हैं एक वायरलेस फ़ोन हाथ में लेकर कहीं पर भी जाके बात कर सकते हैं। पहले तो लैंडलाइन हुआ करती थी, वहीं बैठ के बात करनी पड़ती थी। तो ये जो क्रिएटिविटी, वो जो हैरानी का विषय दूसरों के लिए बन जाता है। टीवी का जब आविष्कार हुआ, मतलब बैठे बैठे जो हैं वो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, क्रिएटिविटी है। ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये थिंकिंग है ना, कि लोग जो है वो अलग तरीके से चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये बेसिकली जेपी गिलफर्ड है, उन्होंने कहा है टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। जेपी गिलफर्ड हैं, जो पायनियर हैं, जो माने जाते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है क्रिएटिविटी का। एक चीज ध्यान रहे, क्रिएटिव होने के लिए हाईली इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। अ पर्सन हु इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव टैलेंटेड। ठीक है, कई बार कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वही क्रिएटिव हो सकते हैं। नहीं, क्रिएटिव और इंटेलिजेंस का उतना रिश्ता नहीं है। हालांकि बिलो एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, यानी कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, पर जरूरी नहीं है जो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो वही क्रिएटिव हो सकता है। एक औसत बालक भी सृजनात्मक हो सकता है। तो जेपी गिलफर्ड ने 2 तरह की क्रिएटिव थिंकिंग दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये वो थिंकिंग है, इट रिक्वायर्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज अ वो थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग है जो सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर के बारे में बात करती है, जो सिर्फ एक सिंगल आंसर को ही सही मानती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग विच रिक्वायर्स only one single answer, जैसे कि 3, 6, 9, इसके बाद क्या आएगा, एक ही आंसर हो सकता है ना। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इसको सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि एक ये चीज़ है और सारे के सारे इधर इसी बिंदु पर आकर रुक रहे हैं, यानी कि
कोई एक ही अलग अलग दिशा से जो थॉट है वो इधर ही आ रही है, आप अलग अलग सोच रहे हो, लेकिन आंसर जो है वो एक ही है। अलग अलग दिशाओं से आकर ध्यान जो है वो एक ही जगह पर केंद्रित हो रहा है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं। वो कौन से होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं। इस तरह की थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी को बढ़ावा नहीं देती है। दूसरी है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसका नाम ही पता है डाइवर्जेंस, यानी कि अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जहां पर नो वन राइट आंसर, जहां पर सिर्फ एक ही सही उत्तर नहीं होता बल्कि बहुत सारे उत्तर जो हैं वो सही हो सकते हैं। जैसे इसको उसी तरीके से समझें तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, अलग अलग है। उसमें कन्वर्जेंट में क्या था? सिर्फ ये ही आंसर है और दूसरा जो आंसर है वो हो ही नहीं सकता। ये फर्क है बेसिकली इनमें। तो इसको कैसे और समझेंगे हम? कोई एक उत्तर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, What happens if exams abolished from schools? यानी कि क्या हो अगर स्कूलों से एग्जाम खत्म कर दिए जाए। मजा आया ना बड़ा सुन के? भाई पेपर ही नहीं होंगे। तो अलग अलग आंसर्स हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और सबके आंसर उनके तरीके से ठीक है, कोई एक सिंगल आंसर ठीक नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं दूसरा सवाल कहूँ कि कपड़े के क्या क्या यूजेस हैं, तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन एंडेड। कैसे होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिनके पीछे जो जैसे कि हाउ, वाई, व्हेन, इस तरह से जब शुरू होते हैं तो वो ओपन एंडेड होते हैं। इनका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, इनका एक फिक्स आंसर होता है। तो क्रिएटिविटी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो व्यक्ति की क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यही एसेंशियल एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि क्रिएटिविटी का ये चाहिए होती है। ये थिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच पाएंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी होगी। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, और वी कैन से क्रिएटिविटी इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? फर्स्ट वन, पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या है? फ्लुएंसी का मतलब है जनरेटिंग मैनी आइडियाज। फ्लुएंसी इसका मतलब क्या है कि आप जो है, फ्लुएंसी का मतलब है कि आप बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सारे विचार जो हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप किसी एक ही आइडिया पर स्टिक नहीं है बल्कि बहुत सारे आइडियाज पर आप काम कर रहे हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी की चीज़ें जो हैं वो क्रिएटिविटी के लिए आवश्यक होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम लचीलापन कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पा रहे हो, यानी कि आप ये नहीं देख रहे हो कि सारे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं तो यही ठीक होगा, नहीं, आप उसमें अंतर देख पा रहे हो। आपकी जो थिंकिंग है वो
फ्लेक्सिबल है, आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, आप अपनी ही थॉट को चेंज करने के लिए भी तैयार रहते हो। थर्ड वन इज ओरिजिनलिटी, जो एसेंशियल है क्रिएटिविटी के लिए, यानी कि नवीनता का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? कमिंग अप विथ यूनिक आइडियाज। यूनिक मतलब अनूठा। आप जो है बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही ऐसे विचार के साथ आ रहे हैं जो अभी तक किसी ने भी दिया नहीं था। फोर्थ वन इज इलैबोरेशन। फोर्थ वन इज इलैबोरेशन। इलैबोरेशन को हिंदी में कहते हैं विस्तार या विवरण। विस्तार या विवरण हम इसको हिंदी में बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग एन आइडिया। विस्तार या विवरण करना, विस्तार भी कर रहे हैं, डेवलपिंग और इम्प्रूविंग एन आइडिया। कोई विचार जो पहले से बना हुआ है, कोई चीज़ जो पहले से बनी हुई है, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, नई चीज़ बना रहे हैं, यानी कि ओल्ड कंसेप्ट को नए तरीके से आप पेश कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी होने के लिए गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का दिया था। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये चीज़ें शामिल होती हैं, या हम कहें कि क्रिएटिव होने के लिए आपको फ्लुएंसी रखनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे विचार होने चाहिए, अलग अलग तरह के विचार, फ्लेक्सिबल, आप विचारों में अपने ही विचारों को बदल रहे हैं, स्टिक नहीं हो रहे हैं। ओरिजिनलिटी, आप एकदम अलग विचार के साथ आ रहे हैं, अलग सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। इलैबोरेशन विस्तार या विवरण है, आप जो पहले से बने हुए आइडियाज़ हैं, ऑलरेडी गिवन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं, उनमें चेंज प्रपोज्ड कर रहे हैं। ठीक है, आगे है हमारा कि अब ये जो प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, भाई ये होता कैसे है? तो process of creativity, we can say stages of creativity, or we can say process of creativity. Stages or process of creativity, stages or process of creativity. तो पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, थर्ड वन है इल्यूमिनेशन एंड फोर्थ वन इज वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन है तैयारी की अवस्था है, तैयारी की अवस्था है, एक्टिवली आप सोच रहे हैं। जो इंक्यूबेशन है, यहाँ पर आप जो है वो डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, रेस्ट का, इट्स द रेस्ट पीरियड। आप डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा है। ये आहा का है, या आई हैव फाउंड इट की स्टेज है, एंड दिस इज द फाइनल टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। चलिए अब इनको समझते हैं। जो प्रिपरेशन की स्टेज है, तैयारी की अवस्था है, यहाँ पर आपका दिमाग क्या काम करता है? आप अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, नई नई समस्याओं के बारे में पता लगते हो, या नई नई चीज़ों के बारे में जो है आप पता लगा लेते हो। इट्स द बिगिनिंग स्टेज। ये क्या है?
इट्स द बिगिनिंग स्टेज, माइंड कलेक्ट रॉ मटेरियल नीडेड, यानी कि तैयारी की अवस्था है, पढ़ने लिखने की अवस्था है। यहाँ पर हम बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, पता करते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक जो म्यूजिशियन है तैयारी की अवस्था में वो क्या करता है, वो बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ता है, वो कैसे काम करते हैं उन्हें चलाना सीखता है, इससे पहले कि वो यहाँ पर आए और वो एक नई धुन बनाए या वो एक ऐसा जो है अपना नया यूनिक गाना तैयार करे। उससे पहले वो क्या करता है, प्रिपरेशन में वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानता है, उन्हें चलाना सीखता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करता है। तो वो तैयारी की अवस्था है जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। फिर आते हैं हम इंक्यूबेशन की स्टेज पे, जहाँ पर हम डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको जैसे वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीख लेता है, सब कर लेता है, लेकिन नई धुन जो है वो बन नहीं पा रही है, नया गाना बन नहीं पा रहा है, परेशान हो जाता है। तो वो क्या करता है, उस चीज़ के बारे में अब करना छोड़ देता है। रेस्टिंग पीरियड, जैसे आप चाबी ढूंढ रहे थे, है ना, चाबी मिल नहीं रही है तो आप थक हार के क्या करते हो, किसी दूसरे काम में लग जाते हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अभी भी चाबी को खोजने में लगा, तो अचानक से क्या है वो आपको मिल जाती है। तो इंक्यूबेशन के पीरियड में क्या करता है, यहाँ पर माइंड जो है वो एक ब्रेक लेता है, रेस्ट लेता है कॉन्शियस प्रोसेस से, यानी कि अब हम यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं, रेस्ट में हम कोई और काम भी कर रहे होते हैं। इट्स द साइलेंट थिंकिंग, यहाँ पर क्या हो रही है, साइलेंट थिंकिंग हो रही है, माइंड के अंदर हो रही है, हम नहीं सोच रहे हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपको एक ऐसे लिखना था एक अलग तरीके से, लेकिन आप लिख नहीं पाए, तो आप क्या कर रहे हो, मान लिया आप नहा रहे हो, नहाते नहाते आपका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो इंक्यूबेशन की अवस्था है। जैसे कि स्टीव जॉब ने जो है वो नया आईफोन लॉन्च करने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और कभी कभी क्या है झल्ला गया होगा, तो किसी और उस पर काम करते हुए उसने आईफोन के बारे में भी, उसका दिमाग जो है किसी यूनिक फीचर के बारे में सोच रहा होगा। तो वो क्या है, जैसे कि न्यूटन को मिला था ना, वो आप जो ग्रेविटी का नियम देते हो कि वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, वो ग्रेविटी के बारे में सोच नहीं रहा था उस समय, वो लेटा हुआ था आराम से, एप्पल गिरा तो वो फिर वहाँ से उसको आइडिया आया है। तो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोच रहा होता है। इल्यूमिनेशन स्टेज, आहा आई हैव फाउंड इट, यहाँ पर सडनली आपको इंसाइट हो जाता है, दिस इज द स्टेज व्हेन सडन इंसाइट। यहाँ पर क्या होता है, सडन इंसाइट और सडन थॉट, यानी कि अचानक से आपको विचार आता है और ये लगता है कि अरे ये सॉल्यूशन तो इस तरीके से हो सकता है। इसको यूरेका मोमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूरेका मोमेंट। जब अचानक से कोई चीज़ हमें पता लग जाती है, अचानक से कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको यूरेका मोमेंट कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चा जो है मैथ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहा था, तो वो ख्यालों में गुम है या पिक्चर देख रहा है, और पिक्चर देखते देखते अचानक से उसे उसकी मैथ प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। तो वो कौन सी स्टेज है, अचानक से सॉल्यूशन मिलने वाली स्टेज है, इल्यूमिनेशन स्टेज है। जैसे कि एक डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर है, वो अपने ड्रेस के लिए कोई लोगो खोज रहा था, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ से सारी जानकारी करी कैसे कैसे लोगो हो सकते हैं, कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, नहीं मिले, फिर अब कुछ और काम कर रहा है। यहाँ पर अचानक से उसे एक थॉट आता है एक अलग से लोगो का, और वो लोगो जो है वो, तो वो खुश हो जाता है कि हाँ ऐसा डिज़ाइन मैं बनाऊंगा, ऐसा मेरा डिज़ाइन हो सकता है। फोर्थ वन इज़ वेरिफिकेशन और फाइनल टेस्टिंग की स्टेज है। इट्स द क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, इट्स द
क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन स्टेज, यानी कि जो लोगों का थॉट यहाँ पर डिजाइनर को आया था, अब वो यहाँ पर उस लोगों को बनाएगा और ये देखेगा कि इस लोगों में कोई कमी तो नहीं है। जैसे कि एक आर्किटेक्ट को एक नया ख्याल आता है यहाँ पर कि वो ऐसा डिज़ाइन बना सकता है, तो यहाँ पर वो अपने उस स्ट्रक्चर के बारे में ये भी सोचेगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, उसको टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, छोटे छोटे उसमें बनाकर देखेगा और पता फिर फाइनली जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो एडिसन है जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, तो फाइनली क्या है यहाँ पर वो अलग अलग तरह के उसमें बल्ब के अंदर वो लगे होते हैं ना, जो 2 वायर से लगे होते हैं, वो बहुत अलग अलग तरह के उसमें लगाकर देखता है और फाइनली उसका बल्ब एक ऐसा बल्ब तैयार हो जाता है जिसको वो मार्केट में लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पर फाइनल वेरिफिकेशन में फाइनल प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, लेकिन तैयार करते हुए उसको टेस्ट भी करते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जैसे कि एक बच्चा है, एक मॉडल बनाता है, ठीक है, एक मॉडल बनाता है और उसे प्रेजेंट करता है बहुत सारी प्लानिंग के साथ, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के साथ। सपोज करो वो किसी भी तरह का कोई वर्किंग मॉडल है, साइंस का स्टूडेंट है, बना रहा है, तो वो बहुत यहाँ पर बना कर उसको देखता है, बनाता है, कोई काम करता है, फिर देखता है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं करता तो फिर उसमें चेंज करता है, फिर उसमें फिर चला के देखता है, नहीं चलता तो फिर से उसमें चेंज करता है, और ऐसे ही करते करते यानी कि टेस्टिंग करते करते फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसका जो मॉडल है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जो प्रोसेस है इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाता है। प्रिपरेशन तैयारी की अवस्था है, अभी आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करते हैं। यहाँ पर गैदर करने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा कि कैसे करें, तो आप काम करना छोड़ देते हो, उसके ऊपर डायरेक्टली रेस्ट करते हो, कुछ और किसी दूसरे काम को करने में लग जाते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है तो अचानक से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और हम इल्यूमिनेशन की स्टेज पर आ जाते हैं। अलग से ज्ञान, अचानक से कोई आइडिया आ जाता है, तो सडन थॉट है, थॉट आने के बाद अब उस थॉट के ऊपर यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज में उस थॉट के ऊपर काम करा जाता है। जैसे कि बच्चा है, उसने प्रोजेक्ट बनाना था, वर्किंग मॉडल बनाना था, यहाँ पे जानकारी इकट्ठी करेगा, इकट्ठी करने के बाद क्या करूँ, कैसा करूँ, कुछ समझ नहीं आता तो छोड़ देता है। फिर अचानक से यहाँ पर आइडिया आता है और उस आइडिया को लेकर अब वो यहाँ पर काम करता है, बार बार ट्रायल एंड एरर, कभी ये कभी वो कर करके वो फाइनल अपना जो प्रोडक्ट है वो बना देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? जिसमें हम या तो कोई नई चीज़ बना रहे हैं बिल्कुल अलग, जैसी पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी, आप कोई थ्योरी दे रहे हैं, कोई अलग थ्योरी दे रहे हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने बात नहीं करी, तो वो भी क्रिएटिविटी है। कोई बनी बनाई चीज़ को, जैसे एडिसन के बल्ब से हम आजकल CFL पे आए हुए हैं, ये भी बल्ब तो था, एक ऐसी चीज़ जो बन रही थी, उससे हम किधर आ गए हैं। CFL के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, 100 वाट का बल्ब होता था, इतनी लाइट खाता था, बिल आता था, तो लोगों ने, किसी ने तो सोचा होगा ये तो बड़ी रोशनी खाता है, तो हम ऐसे करें। जो हमारी बाहर जो खंभों पर तारें लगी होती हैं, पहले बहुत मोटी मोटी तारें हुआ करती थी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ करता था, तो कोई तो होगा ना जिसने सोचा होगा इस लॉस को ख़त्म किया जाए और हम इस तरह की वायर के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर सिंपल टॉपिक ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, थैंक यू।